दरअसल मुंबई पुलिस को चौथे शख्स की भूमिका पर शक पहले से था। जिस अंदाज में शीना के शव को रायगढ़ ले जाकर उसे जलाया गया, उसे देखते हुए पुलिस को यही लग रहा था कि कोई चौथा शख्स भी है जिसका इस हत्या में हाथ हो सकता है। एक हाई प्रोफाइल लेडी, एक पूर्व पति और एक ड्राइवर के बीच झूलती 22 साल की एक लड़की की मर्डर मिस्ट्री शीना बोरा हत्याकांड की गुत्थी इन तीन किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन अब इस बेहद सनसनीखेज मर्डर केस में चौथे किरदार की भी एंट्री हो गई है। मुंबई पुलिस ने बाकायदा कोर्ट से कहा है कि शीना को मौत के अंजाम तक पहुंचाने में किसी न किसी मोड़ पर एक और शख्स का हाथ हो सकता है। वो चौथा शख्स कौन है? क्या वो इंद्राणी संजीव का परिचित है? क्या वो ड्राइवर श्याम राय का करीबी है? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, मुंबई पुलिस के पास भी नहीं। लेकिन चंद वजह हैं जो मुंबई पुलिस चौथे शख्स के नजरिए से तफ्तीश करने को मजबूर है। सबसे बड़ा फैक्टर है शीना के कत्ल के बाद लाश को रायगढ़ के जंगलों में जला देना। सवाल यह है कि आखिर इंद्राणी ने लाश निपटाने के लिए रायगढ़ के जंगलों को ही क्यों चुना? पुलिस के सामने तमाम सवाल हैं। मसलन संजीव खन्ना कोलकाता में रहता है, ड्राइवर श्यामवर राय भी मुंबई लोकल का रहने वाला है, इंद्राणी मुखर्जी भी मुंबई में रहती आई है। तीनों आरोपियों को रायगढ़ के जंगलों से परिचित होना मुमकिन नहीं दिखता। फिर रायगढ़ के जंगल में शीना की लाश क्यों जलाई गई? क्या रायगढ़ से वाकिफ कोई शख्स मर्डर केस में शामिल है? पुलिस को यह भी पता चला है कि लाश को जलाने से पहले महाराष्ट्र के कई जगहों की आरोपियों ने रेकी करवाई, लेकिन रायगढ़ के जंगल में लाश जलाने का फैसला क्यों किया? क्या इसलिए क्योंकि कोई चौथा शख्स था जिसने इस साजिश में इंद्राणी का साथ दिया? चौथे शख्स पर शक की सुई जरूर टिक रही है, लेकिन खुद मुंबई पुलिस का भी यह मानना है कि इस चौथे किरदार का रोल रायगढ़ लाने ले जाने या सबूत मिटाने तक ही सीमित है। कत्ल में शायद सीधे तौर पर उसका हाथ न हो। दरअसल मुंबई पुलिस लगातार ये कहती रही है कि कार में 3 आरोपी और शीना ही थे। अब तफ्तीश इतनी आगे बढ़ जाने के बाद चौथे आरोपी की मौजूदगी की बात कहने पर पुलिस की जांच भी सवालों के घेरे में है। लिहाजा मुंबई पुलिस सिर्फ सबूत मिटाने की बात कह रही। जो भी हो, अगर इस एंगल में दम है तो कत्ल की ये कहानी और सनसनीखेज साबित होने वाली है। विद्या और साहिल जोशी के साथ सुप्रतिम बनर्जी, मुंबई आज तक। मुंबई पुलिस शीना मर्डर केस के तीनों आरोपियों की हिरासत 2 दिन बढ़ाने में कामयाब हो गई है, लेकिन इन 2 दिनों में मुंबई पुलिस को कई सारे सवालों के जवाब तलाशने हैं। ये पता लगाना है कि शीना के अकाउंट से इंद्राणी ने फर्जी मेल क्यों किए, और ये भी मुंबई पुलिस को पता लगाना है कि इंद्राणी के अकाउंट से हुए लेन देन का क्या इस हत्या से कोई नाता रिश्ता है। बांद्रा कोर्ट में इंद्राणी को हिरासत में रखने पर लंबी बहस चली। अभियोजन पक्ष ने तमाम दलीलें गिनाई, जिनके बिना पर तीनों आरोपियों की हिरासत बढ़ाने की अपील की गई। दलील नंबर 1, शीना बोरा के नाम पर इंद्राणी ने फर्जी अकाउंट क्यों बनाए? मुंबई पुलिस ने इंद्राणी के मेल अकाउंट से जारी उन 2 ईमेल का पता लगाया है जो 4 मई 2012 और 7 अगस्त 2012 को शीना की हत्या के बाद भेजे गए थे। मुंबई पुलिस की ओर से कोर्ट में यह भी दलील पेश की गई कि इंद्राणी ने शीना की हत्या की प्लानिंग बहुत पहले कर ली थी। शीना के नाम पर इंद्राणी के फर्जी ईमेल जाहिर करता है कि बेटी को मारने के लिए मां ने कितनी शातिर पुख्ता प्लानिंग की थी। मुंबई पुलिस ने आरोपियों की हिरासत बढ़ाने की दूसरी दलील ये दी कि उसे इंद्राणी के बैंक अकाउंट से हुए लेन देन का पता चला है। दलील नंबर 2, बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी हासिल करना। पुलिस अब इंद्राणी के वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है, क्योंकि इंद्राणी के 14 क्रेडिट कार्ड का पता चला है। इंद्राणी के भारत और ब्रिटेन में कई बैंक अकाउंट का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ये मान रही है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हत्या की तैयारियों में हुआ। मुंबई पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इंद्राणी के अकाउंट से हुए लेन देन का शीना के कत्ल से कोई रिश्ता तो नहीं। इंद्राणी के अकाउंट से न सिर्फ उसकी हैसियत का पता चल सकता है, बल्कि कत्ल में हुए पैसे के इस्तेमाल की भी जानकारी मिल सकती है। दलील नंबर 3,
मर्डर के पीछे चौथे का हाथ। मुंबई पुलिस चौथे आरोपी के हाथ होने की भी तफ्तीश कर रही है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी पहेली तो खुद पीटर मुखर्जी है। पुलिस 3 दिनों तक 12-12 घंटे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन चंद सवाल हैं जिनके जवाब की उसे तलाश है। बड़ी पहेली यही है कि पीटर मुखर्जी को कई बार शीना की गुमशुदगी के बारे में बताया गया, लेकिन उन्होंने भरोसा नहीं किया। यहाँ तक कि उन्हें अपने बेटे राहुल पर भी भरोसा नहीं हुआ। वो अपने बेटे पर ही बिफर गए और दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई। आखिर क्यों? मुंबई पुलिस ने अब तक पीटर मुखर्जी को क्लीन चिट नहीं दी है और क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एक बुनियाद है कि पुलिस जब तक किसी शख्स को क्लीन चिट न दे दे वो शक के दायरे में होता है। शायद यही वजह है कि पुलिस अब इंद्राणी के अलावा बाकी लोगों से भी फिर से पूछताछ करेगी। इंद्राणी मुखर्जी पुलिस की रडार पर लगातार बनी हुई है। कोर्ट में आज सरकारी वकील वैभव बागड़ ने बहस के दौरान इंद्राणी से यहां तक कहा, तुम एक मां नहीं दुश्मन हो। लेकिन मुंबई पुलिस भी जानती है कि इस पत्थर दिल मां को तोड़ना आसान नहीं। 200 घंटे की पूछताछ के बाद भी इंद्राणी पुलिस को गच्चा दे रही है, उलझा कर रखा है। विद्या और साहिल जोशी के साथ सुप्रीतिम बनर्जी, मुंबई आज तक। रुख अगली खबर का, ये आज दिन की सबसे बड़ी खबर रही, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन पर पेच अभी भी उलझा हुआ है। अब आखिरी फैसला प्रधानमंत्री लेंगे। पूर्व सैनिकों ने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी 5 मांगे नहीं मानी गई हैं। हम 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का स्वागत तो करते हैं, लेकिन बैठक के बाद उन्होंने ये कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि इसमें वीआरएस को लेकर क्लियर नहीं। जिन लोगों ने वीआरएस लिया है वो 1 रैंक 1 पेंशन में शामिल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा झटका हमारे लिए है। तो साफ तौर पर अब सरकार को और माथापच्ची करनी होगी, लेकिन अब फैसला प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया गया है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने सतबीर सिंह से बातचीत की है। ओआरओपी सरकार ने अनाउंस कर दिया है, उसके बाद हमारे साथ है बातचीत करने के लिए मेजर जनरल सतबीर सिंह। सतबीर जी, आप आज मिलके आए, आप रक्षा मंत्री से मिलके आए अनाउंसमेंट के बाद। जो आपकी मांगे थी आपको उस पर आपको ऐतराज था, जो सरकार ने ओआरओपी अनाउंस किया था, क्या अब वो आपको लगता है ठीक हुई है? देखिए भाई, हम सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन के लिए उनके पास गए थे। सुबह 2 चीज़ें तो ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर कर दी हैं कि हम 1 रैंक 1 पेंशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा, हम 1 जुलाई से करेंगे। तीसरा, उन्होंने गलती से वीआरसी डाल दिया, जो गलत था। फौज में वीआरसी नहीं होता, वीआरसी नहीं होता, हमारे प्री मैच्योर रिटायरमेंट होता है और उसको 1 रैंक 1 पेंशन लागू है। उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम गए थे। रक्षा मंत्री जी ने क्लैरिफाई किया है, हाँ नहीं होता, लेकिन हमने बोला वो पैरा निकालो, पैरा नंबर 5 जो नोट आपके पास है। उन्होंने बोला हम प्रॉपर प्रधानमंत्री ऑफिस से बात करके कल शाम तक इसके बारे में आपको क्लियर कर देंगे। जब तक उसको लेकर कोई लिखित में आपके पास ड्राफ्ट नहीं आता है और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से नहीं होती है, तब तक क्या आप ये अपना भूख हड़ताल जारी रखेंगे? देखो मेरे भाई, जब लड़ाई होती है ना, तो हम अपने जवान को बोलते हैं अटैक। उस वक्त हम लिखित में ऑर्डर नहीं देते। कुछ फेथ भी होता है ना, हम सिपाही हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये आश्वासन दिया है, हम उसको बिलीव कर रहे हैं। तो ये भूख हड़ताल कब खत्म होगी? भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी। मरणंश अगर ये ठीक हो जाता तो कल शाम तक शायद हम इसको निकाल सकें, लेकिन हमारी रेस्ट ऑफ द एजिटेशन जारी रहेगा। रिले हंगर स्ट्राइक जारी रहेगी, 12 की रैली जारी रहेगी, जब तक हमारे बाकी के सारे इश्यूज, जो 5 साल वाला और जो एक कमेटी बिठाई है और जो एवरेज उन्होंने बोला हम टॉप स्केल मांग रहे हैं, ये तीनों बातें जो होनी चाहिए हमारी फेवर में, वो इसमें नहीं है। वो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को सॉल्व कर दें। ये थे मेजर जनरल सतबीर सिंह, जिनका कहना है कि जो वीआरएस की बात ओआरओपी के अंदर अनाउंस की गई है वो आर्मी के अंदर नहीं होती है, उसमें प्री मैच्योर रिटायरमेंट होती है, और इसी को लेकर वो रक्षा मंत्री से मिले थे। रक्षा मंत्री ने कहा है कि इसको कल शाम तक वो सुलझा लेंगे और उसके बाद ये जो हंगर स्ट्राइक है ये ख़त्म होगी, लेकिन बाकी की मांगों को लेकर उनकी मांगे और उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
वीआरएस 5 साल में समीक्षा और एक कमेटी का गठन, 5 सदस्यीय कमेटी। गतिरोध कई मुद्दों पर है। सरकार वीआरएस लेने वाले सैनिकों को पेंशन देने को राजी नहीं है। 5 साल में समीक्षा हो या 2 साल में, इस पर भी मतभेद है। सरकार गतिरोध खत्म करने की कोशिश में लगी है, लेकिन सवाल हजारों करोड़ का है, इसलिए सरकार को फैसला लेना मुश्किल हो रहा है। जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का यह जमावड़ा जारी रहेगा। 1 रैंक 1 पेंशन का पेच समझौते के किनारे आकर भी सुलझने से रह गया। सरकार ने चंद सहमति के साथ एक कदम आगे बढ़ाया तो पूर्व सैनिकों ने असहमति के साथ 2 कदम पीछे खींच लिए। हमारे हिसाब से उन्होंने 1 पॉइंट माना और 6 पॉइंट निकाले। हमारे हिसाब से ये जो डिसीजन है वो उससे पूरी तरह से हमारी कमेटी और हम सभी पूर्व सैनिक पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। जंतर मंतर से साउथ ब्लॉक तक आज पूरे दिन 1 रैंक 1 पेंशन की गुत्थी की गांठें ढीली करने की कवायद चलती रही। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आखिरी फैसले से पहले पूर्व सैनिकों को बातचीत की मेज पर बुलाया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सरकार का फॉर्मूला औंधे मुंह दिखा। सरकार वीआरएस ले चुके सैनिकों को पेंशन स्कीम से दूर रखने पर अड़ गई तो पूर्व सैनिकों की जमात ने भी नामंजूरी का सिग्नल दिखा दिया। Personnel who voluntarily retire will not be covered under OROP scheme. 40% से ज्यादा हमारे जो फौजी रिटायर होते हैं वो जो जैसे प्रमोशन नहीं मिलता वो वॉलंटरी प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन उनको पेंशन मिलता है। बड़ा पेच पेंशन समीक्षा की मियाद को लेकर भी था। पूर्व सैनिक 2 साल पर समीक्षा कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। In future, the pension would be refixed every 5 years. जैसे जैसे दर बदली होगी ऑटोमेटिकली उसी वक्त वो दर सारे पिछले वालों को पास कर दी जाएगी। इसलिए हम ये 5 साल का टाइम है उसको भी टोटली रिजेक्ट करते हैं। गतिरोध इस बात पर भी बरकरार है कि पेंशन के तमाम पहलुओं पर विचार करने वाले न्यायिक आयोग में कितने सदस्य हों। सरकार ने 1 सदस्य आयोग के गठन का ऐलान किया तो पूर्व सैनिकों ने 5 सदस्य आयोग की मांग दोहरा दी। For it has also been decided that 1-member judicial committee would be constituted, which will give its report in 6 months. जो उन्होंने 1 मेंबर जुडिशियल कमीशन के इक्वलाइजेशन के लिए बनाया है उसका 1 मेंबर और 6 महीने उसको हम टोटली रिजेक्ट करते हैं। वो हमको मंजूर नहीं है, क्योंकि 6 महीने में क्या 1 मेंबर वो भी जुडिशियल जिनको हमारी कंडीशन या हमारे के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अब जरा चंद और मुद्दों पर भी गौर कीजिए जिन पर टकराव की सूरत बरकरार है। मसलन सरकार साल 2013 को बेस ईयर मान रही है, यानी कि 2013 के एवरेज पेंशन के आधार पर पेंशन तय होगा, जबकि पूर्व सैनिक 2013 के अधिकतम पेंशन को बेस मानने की मांग कर रहे हैं। नई पेंशन स्कीम जुलाई 2014 से लागू मानी जाए या अप्रैल 2014 से, इसे लेकर भी अड़चन है। कई दिनों से संघर्ष कर रहे इन लोगों को लगता था कि आज इनका सपना पूरा होगा। जंतर मंतर पर सुबह खुशी की लहर थी, लेकिन शाम होते होते पूर्व सैनिकों के हाथ मायूसी ही लगी। सरकार के ऐलान से नाखुश पूर्व सैनिकों को लगता है कि उनकी लड़ाई अभी अधूरी है, लेकिन अपने हकों को पाने के लिए उन्होंने दोबारा सरकार के दरवाजे को खटखटाने का मन बना लिया है। कैमरा पर्सन प्रताप टोइंक और मंजीत नेगी के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।